નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વર્ષ 2019ની ચૂંટણી પહેલા સૌથી દમદાર અને સટીક સવાલો સાથેનો ઇન્ટરવ્યુનો કાર્યક્રમ ટુ ધી પોઈન્ટ. હું છું દેવાંશી અને ટુ ધી પોઈન્ટ સવાલોના જવાબ આપવા માટે આજે આપની સાથે છે ગુજરાત कांग्रेसના प्रभारी राजीव सातव. सर, आपका बहुत स्वागत है संदेश न्यूज में. बहुत धन्यवाद आपका. और सबसे पहला सवाल कि गुजरात में कांग्रेस की नैया है आपके सहारे, लेकिन कैसे पार लगाएंगे? क्योंकि आपने बोल तो दिया कि 15 से 16 सीटें आ सकती है, लेकिन कैसे आएगी? मैंने 15 से 16 सीटों का नहीं बोला है. मैंने ये बोला है कि हम 26 सीटें लड़ रहे हैं और 26 सीटें जीतने की दिशा में हमारा काम शुरू है. आप 26 लड़ रहे हैं? सुना था 2 सीट आप नहीं लड़ रहे. जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जो विधानसभा के चुनाव हुए और गुजरात की जनता का प्यार और समर्थन जो कांग्रेस के साथ हुआ, राहुल जी को जो समर्थन और प्यार गुजरात की जनता के द्वारा मिला और हम चंद सीटों से गुजरात का विधानसभा चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन जो देश में मैसेज था, देश में ये मैसेज था कि भारतीय जनता पार्टी का इतना पावरफुल स्टेट है और वो 150 से कम तो सीट जीत ही नहीं रहे. लेकिन मैसेज तो बड़ा क्लियर गया कि वो 100 सीट तक भी भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में पहुंच नहीं पाई. इसका दूसरा अर्थ ये हो गया कि देश में जो सही मायने में कांग्रेस को लिफ्ट मिली है वो गुजरात के विधानसभा चुनाव के बाद ही मिली है. और राहुल जी का जो लीडरशिप है गुजरात की चुनाव के बाद ही सही मायने में देश में एक मैसेज गया है कि राहुल गांधी जी का लीडरशिप में कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी हो सकती है. और इसीलिए नहीं 2 मिनट, इसलिए जो अब लोकसभा की जो चुटनी की बात हो रही है, तो हमने तो शुरू विधानसभा से ही किया था. जब अहमद भाई पटेल जी का राज्यसभा का चुनाव था तो हमारे साथ तो 43 एमएलए रहे थे, तो 43 से तो हम लगभग 80 तक पहुंच गए. तो इसका बहुत स्पष्ट अर्थ है कि हम विधानसभा की चुटनी नहीं जीत पाए, लेकिन हमने तैयारी जो हमारी कमजोरी रही थी पिछले 1 साल में उसके ऊपर हमने काम किया है. और जो पिछले 1 साल में कमजोरी रही, कमजोरी कई जगह पर हमारा जो झगड़े होते हैं कांग्रेस, कई जगह पर हमारा जो बूथ पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था, या जो इलेक्शन के समय में जिस प्रकार से जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस प्रकार से लोगों में जाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए, इसमें हम थोड़ा कम रहे थे. वो हम पिछले 1 साल में हमने उसमें काम किया है और 26 में से 26 सीटों पे तो लड़ेंगे भी और आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस के लिए गुजरात से आएंगे. गुजरात कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि गुजरात कांग्रेस ऐसा पक्ष है कि उसको कोई नहीं हरा सकता, वो खुद ही हार जाते हैं, उनको जितना ही नहीं है. गुजरात में कांग्रेस के जो हमारे यहाँ की लीडरशिप है वो अच्छा विपक्ष तक नहीं दे पाई. ये सही नहीं है. आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस गुजरात में रहा, ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है. और जो चर्चा और बातें गुजरात से नेतृत्व बदला इसलिए नहीं, नेतृत्व बदला की बात नहीं मैं कह रहा हूँ. देखिए, ये कलेक्टिव काम है, कोई एक नेता का काम तो कभी है नहीं. हमारी 2 नेताओं की पार्टी नहीं है. हमारी पार्टी सभी लोगों को साथ में लेकर जाके काम करने वाली पार्टी है. सबकी बात, हम हमारे मन की बात नहीं सुनाते, हम कार्यकर्ताओं की और नेताओं की मन की बात सुनते हैं और उसी एजेंडा पर चलते हैं. इसलिए हमारे इसमें हम चर्चा भी करते हैं और वो चर्चा से कंक्लूजन की तरफ भी जाते हैं. और एजेंडा नेता नहीं कर रहे हैं, एजेंडा 2 नेता नहीं देश के सेट करते हैं. एजेंडा हमारे प्रदेश के नेता और प्रदेश का कार्यकर्ताओं की लीडरशिप ये एजेंडा सेट करती है, जो हमने विधानसभा के वक्त भी किया और लोकसभा के लिए भी कर रहे हैं. कांग्रेस में सब नेता ही है, गुजरात में तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं. कांग्रेस में कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा पैमाने पर है. नेता अगर आपको देखने हैं तो बीजेपी में देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ नेता है और सिर्फ एक ही आदमी के मन की बात सुनी जाती है. यहाँ तो हम सबके मन की बात सुन के उनके मन से ही करते हैं. आपने लीडरशिप की बात की. अगर राहुल गांधी का नेतृत्व इतना अच्छा है तो फिर मजबूरी का नाम प्रियंका गांधी क्यों? नहीं, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो चाणक्य तो 5 राज्यों में घूम रहे थे, तो 5 राज्यों में बीजेपी हारी क्यों? ये सवाल तो आपने पूछना चाहिए बीजेपी की लीडरशिप से कि इतना बड़ा चाणक्य और इतने जुमले और इतने बड़े इतना बड़ा फेक कर भी आप 5 राज्यों में क्यों हारे? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछा नहीं जा रहा है. यही बात अगर कांग्रेस की होती थी तो एक पहला सवाल ये होता था कि 5 राज्यों में क्यों हारे वो बताओ, और 5 राज्यों में हारे तो पूरा देश हार जाओगे, ये सवाल होता था चैनल्स का. तो अभी वो तो चैनल्स का सवाल भी नहीं आ रहा, उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है. ये पिछले 4 साल में अगर सबसे करारी हार भारतीय जनता पार्टी को कही है तो गुजरात के बाद ये 5 राज्यों में हार गए और उसका भी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं मीडिया के साथी.
ये एक बात है। दूसरा, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी से जीती है और 3 राज्यों में जो वादे हमने किए थे, जिस दिन कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में जीती, मैं 2 चैनल्स पर डिबेट पे था, तो वहां पर मुझे पूछा जा रहा था क्या 10 दिन में कर्जा माफी होगी, 10 दिन में करेंगे आप? हमने तो 10 घंटे में कर्जा माफी करके दिखाई। 23 साल में फिर सत्ता में वापस क्यों नहीं आई कांग्रेस पार्टी? ये जिस प्रकार से प्रदर्शन पिछले बार कांग्रेस का रहा, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का पिछले साल क्या था कि पूरा माहौल था कांग्रेस की साइड। नहीं, प्रधानमंत्री आंदोलन चल रहे थे, प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से गुजरात से प्रधानमंत्री गए हैं, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और उसके बाद भी गुजरात उनके साथ खड़ा नहीं है, ये मैसेज गया देश के लिए है। और ये गुजरात की जनता ने मैसेज दिया, जो जीता वो ही सिकंदर। जिस गुजरात की जनता ने उनको भेजा, उस गुजरात की जनता ने 100 सीट भी 2017 में तो कांग्रेस जीतने ही वाली थी गुजरात 2017 में 150 सीट नहीं आएंगे तो हम विजय उत्सव नहीं बनाएंगे, ये अमित शाह जी कहते थे, और उसके 1 घंटे में विजय उत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा। इससे करारी हार क्या हो सकती है कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, जिस स्टेट से आप आते हो वहां पर आप जीत नहीं पा रहे हो। और जो राहुल गांधी को जो आप कहते थे, उस राहुल गांधी ने तो आपको सी प्लेन से उड़ाना सिखा दिया यहाँ से। आपको गुजरात के लोगों के वोट लेने के लिए सी प्लेन से उड़ना पड़ा, बाद में सी प्लेन, सवाल आया, बाद में सी प्लेन आया। अच्छा है तो प्रियंका गांधी को क्यों इतनी ज्यादा तरीके से प्रोजेक्ट करना पड़ता है? सवाल यह है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हो सकता है, देश के सभी राज्य है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी में कांग्रेस पूरी बहुमत से आए, ये एजेंडा हमने बनाया है। और 5 राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव कांग्रेस ने लड़े और राहुल गांधी के लीडरशिप में जीते हैं, तो हमारी तो लाइन ये है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, उसका अगर पूर्वांचल है, हाँ। देश के सबसे बड़े राज्य में अगर कांग्रेस पूरी ताकत से जीत के आएगी तो मेजोरिटी से सरकार हमारी बनेगी। अब मेजोरिटी से सरकार हम बनाना चाह रहे हैं और उस दिशा में हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो बाकी किसी को तो आपत्ति होने की जरूरत नहीं। तो गठबंधन वाले आपके लिए 2 सीट रिजर्व क्यों रख देते हैं? वो क्यों रखते हैं उनको पूछिए ना, मुझे क्या पता है वो क्यों रखते हैं। हम तो 80 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, ये तो अखिलेश यादव जी और मायावती जी को पूछना चाहिए कि उनका प्यार है आपके लिए। वो तो उनका प्यार है और आगे भी प्यार रहेगा, क्योंकि वो हमारे साथ चलेंगे आगे। ओम माथुर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत आ गई कि हाथी को साइकिल पर बिठा दिया। मोदी जी के पास इतनी ताकत आ गई कि 5 राज्यों के जनता ने उनको घर भेज दिया। मोदी जी में इतनी ताकत आ गई कि पिछले 5-6 महीने में उनके 6-7 सांसद उनको छोड़ के भाग गए, फिर भी मोदी जी ने आवाज भी नहीं किया। 1 साल पहले जब एक चुनाव थे यहाँ पर, तो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर आए और कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया। राजस्थान में 2-3 सांसदों ने कांग्रेस में ज्वाइन किया। तो इतनी बड़ी ताकत है कि अब उनके सांसद भी उनको छोड़ के भाग रहे। इतनी बड़ी ताकत है कि 5 राज्यों में मोदी जी ने इतने जुमले बोले, फिर भी देश की जनता ने अब उनका भरोसा करना छोड़ दिया। आप कौन सा जुमला देने वाले हैं? हम जुमले वाले है ही नहीं ना, जुमले वाले तो वो सब पेटेंट ही मोदी जी के पास है और बचा कुचा अमित शाह जी के पास है। हम क्या कहते हैं और कैसे करते हैं, तो शिवसेना ने परसों बोला कि राहुल गांधी कभी झूठ बोलते नहीं है और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एनडीए का अगर उनमें का जो पार्टी है वो ही कह रही है कि राहुल गांधी के जैसा नेता ही नहीं है, तो मुझे लगता है मोदी जी ने कम से कम सामना के तो एडिटोरियल्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी उद्धव जी के पास तो जाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अगर शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं होगा तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी पोजीशन में थी महाराष्ट्र में, बिग ब्रदर तो भारतीय जनता पार्टी ही थी शिवसेना वाले गठबंधन में। बिग ब्रदर तो भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब बिग ब्रदर को स्मॉल ब्रदर के सामने तो घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि मन की बात तो चलेगी नहीं। 4 साल तो मन की बात चल गई, अब तो सबकी बात सुननी पड़ेगी, और सबकी बात मोदी साहब तो सुनते नहीं है, ना गुजरात की विधानसभा में सुनते हैं, ना कहीं सुनते नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि 2019 में तो एक नया मुद्दा आया है, उन्होंने संतों की सुन ली है, कोर्ट में गए हैं राम मंदिर को लेकर। इलेक्शन आ गया ना अभी, तो राम मंदिर की तो बात होगी। देखिए, राम मंदिर की डेट और राफेल का रेट मोदी जी कभी नहीं बताएंगे, वो चिंता ही मत करो। आप 24 को भी मुझे राम मंदिर का सवाल पूछोगे। राफेल के और टीम चिपक गई है राहुल गांधी की उसके ऊपर। राफेल का रेट और राम मंदिर की डेट, पिछले अगर आप 15 साल से जर्नलिज्म कर रही हो तो 15 साल से हर इलेक्शन को आप राम मंदिर की बात कर रही हो, और 24 को जब मैं यहाँ रहूंगा
तो 24 को भी आप कहोगे कि राम मंदिर का क्या हुआ, राम मंदिर का क्या, ये भारतीय जनता पार्टी का अब सेट एजेंडा है। लेकिन इस देश की जनता भी अब जान चुकी है कि मंदिर की बात तो इलेक्शन के वक्त होगी, और उसके बाद तो मोहल्ला की बात होगी, उसके बाद तो नीरव मोदी की बात होगी, उसके बाद तो ललित मोदी की बात होगी, और उसके बाद तो मेहुल भाई भाग जाएंगे। ये तो अब लोगों को भी पता चला है। इसलिए ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसीलिए पब्लिक ये भी जानती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर है, ऐसे कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी है। हर इलेक्शन में स्टार प्रचारक बनके उभर आते हैं वो। प्रियंका जी ने कहीं प्रचार ही नहीं किया अभी तक। आप गलत बात। अमेठी रायबरेली हर इलेक्शन में वो आते हैं, हर इलेक्शन में फिर चले जाएंगे। आपकी माँ या आपका भाई लड़ रहा है तो नहीं जाओगे आप? तो एक बेटी नहीं जाएगी माँ के पास, एक बेटी नहीं जाएगी भाई की इसमें, तो वहां छोड़ के कहा गई थी प्रियंका जी? अब सभी जगह पे जाएंगे, पूरे पूर्वांचल यूपी। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी से 2019 का चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ताकत से लड़ रही है, और वो ऊर्जा कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने दी है तो गुजरात की जनता ने दी है, गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दी है। गुजरात के चुनाव में और 5 राज्यों के चुनाव में ईवीएम ठीक थे ना? सवाल ईवीएम का जो आप बात कर रही हो, ईवीएम की बात हम बार बार अभी भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। बेसिक इश्यूज है। अगर देश के मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बात कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बात सुननी पड़ेगी। कंफ्यूजन रहा जो यूएस में नहीं होता, जो ब्रिटेन में नहीं होता, जो बाकी कहीं नहीं होता है, तो बात ईवीएम से ही करना ये अगर एजेंडा क्यों है? नहीं करता, अगर रशिया नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। से करना ये एजेंडा क्यों है? क्यों बैलेट पेपर से करने में दिक्कत है? तो आपने सेट किया, उसकी क्रेडिट आपको जाती है। तो वही तो कह रहा हूं मैं कि अगर क्रेडेंशियल्स में प्रॉब्लम है तो क्रेडेंशियल्स की चर्चा करनी पड़ेगी। आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं था? जब जीवीएल नरसिम्हा राव लिखते हैं, अडवाणी जी लिखते हैं, तब आप मना करते हैं। जब क्रेडेंशियल्स के प्रॉब्लम होंगे, सवाल उठेंगे, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहोगे। जब भाजपा सवाल उठा रही थी तो कांग्रेस क्यों मना कर रही थी? इलेक्शन कमीशन को तो हम वही तो कह रहे हैं कि हमारे सवाल का आप जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ स्टेज पर से बातें करते हैं। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आप एफआईआर कीजिए। तो सवाल ये है, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो सवाल ये है, जो सवाल उठाए गए हो ना, जो सवाल उठाए गए हैं उसके जवाब तो आपको देने पड़ेंगे ना। सवाल के जवाब भी आप दोगे नहीं। वो क्या हम वोकली देंगे जवाब? हम जब बात पूछ रहे हैं, जब देश की सभी पार्टियां एक साथ मिलकर ये बात कह रही है, शिवसेना से लेकर सब, तो क्या दिक्कत क्या है? लोकतंत्र है ना। जब आपकी सरकार थी तभी भी बीजेपी वाले कहते भाई थे। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार 4.5 साल से नहीं है, जुमलों वालों की सरकार 4.5 साल से है। तो सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब नहीं देंगे क्या? जवाब तो देना पड़ेगा, तो जवाब दीजिए। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन ने ये एड्रेस करना चाहिए। जिस तरह से राफेल में आप स्टेज पर से बोलते हो, अंदर नहीं बोलते, आप जाकर कोर्ट में कोई अंदर कहाँ नहीं बोला, कोर्ट में आप प्रूफ नहीं दे पाते। कोर्ट का सवाल ही नहीं है मैडम, प्लीज बात समझिए। आपने जेपीसी की डिमांड की है। प्लीज समझिए, आप प्रोसेस को समझ नहीं पा रही। प्रोसेस को ये है, सुप्रीम कोर्ट के लाइन ही नहीं है। जब नीचे के लेवल की बात है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्लीज पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बातें, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट में उसने कंक्लूजन जो दिया है ना, अगर आप ही बात करना चाह रही तो मैंने बोलूंगा प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तो पूछूंगी ना सर, तो आप सब सवाल पूछिए, फिर मेरा जवाब लीजिए प्लीज। हाँ, सवाल पूछिए, आपने बोला कि आप वर्डिक्ट पढ़िए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने वर्डिक्ट पढ़ने के बाद ये सवाल किया। कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैडम, मैं बोलूँ अभी? मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मैटर इज पेंडिंग विद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैटर इज पेंडिंग विद कैग, एंड देयरफॉर कोर्ट इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इन डिटेल्स। ये कोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि सरकार ने एफिडेविट दिया। क्या एफिडेविट दिया? कि हमने कैग के पास कागज भेजे, हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेपर्स रखे, जो सरकार ने पूरी तरह से झूठ बोला है। तो मामला ये है मैडम कि आपने, जैसे यूनिवर्सिटी ने आपको बीए में एडमिशन दी, क्यों दिया? क्योंकि 12वीं की डिग्री आपने उनको दिखाई, 12वीं पास हो गया। अब वो डिग्री झूठ है। आप क्या कह रही हो? मैं तो बीए में आ गई। अरे भाई, बीए में क्या, 12वीं पास नहीं हो आप?
तो ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पूरी तरह से झूठ बोला है और वो झूठ के आधार पर वो जजमेंट आया है। इसलिए बात प्लीज समझ लीजिए कि ये सब बातें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने कभी आई नहीं, ये सब बातें कैग के सामने कभी गई नहीं, और ये सब डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ जेपीसी को है। और वो जेपीसी में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। जेपीसी में चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी डर रही है क्योंकि चौकीदार ही चोर है। किससे डर रही है भारतीय जनता पार्टी? चौकीदारी चोर है ना, तो चोर तो डरेगा ना, पकड़ गए तो कैसे करेंगे। चौकीदार चोर है, चौकीदार ने 3 गुना कीमत बढ़ाई, चौकीदार खुद अपने दोस्त को लेके गया, चौकीदार ने 500 मेरे खुद का क्वेश्चन है मैडम, मेरे खुद के सवाल में डिफेंस स्टेट मिनिस्टर ने भामरे जी ने कहा है कि 670 करोड़ को हम सभी वेपन्स के साथ ये खरीद रहे हैं, वेपन्स के साथ ऑल एम्यूनिशंस एवरीथिंग 670 करोड़ में हम खरीद रहे हैं। ये मुझे जवाब है मेरे पास, और वही मामला 1600 करोड़ से ज्यादा होता है। सवाल डिस्कशन होने दीजिए ना, जो डिफेंस सेक्रेटरी उसको बुलाने दीजिए, बाकी लोगों की चर्चा हो। आप चर्चा से डर क्यों रहे हो? आप तो इतना, आपके आधे लोग अगर आपके हैं, जब किया तब तो कांग्रेस के नेताओं ने प्लेन बनाकर उड़ाए। प्लेन तो मैंने उड़ाया मैडम, किसी ने नहीं उड़ाया, मैंने उड़ाया, उसमें क्या है? सही था। बात ये है, प्लीज समझ लीजिए कि आपको 4 बार बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला है, आप इतने अच्छे सांसद हैं, और अगर आप पार्लियामेंट की गरिमा नहीं रख पाते तो ये कैसी बात हो गई? ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कभी पूछिए, उनको हमेशा पूछते हैं सर। जिस प्रकार से पार्लियामेंट का डीवैल्यूएशन हुआ है, किसी भी बात का डिस्कशन पार्लियामेंट में 4 साल में नहीं हुआ। आपने बड़ी अच्छी बात कही, प्रधानमंत्री बैठते नहीं मैडम पार्लियामेंट में। वो उन्होंने जो सीडीओ के पैर छुए थे और कहा था ये तो गणतंत्र का मंदिर है, मंदिर में पुजारी आ ही नहीं रहा है मैडम 4 साल से। हम पुजारी को तो ढूंढ ढूंढ के परेशान है, पुजारी ना आता है ना बात करता है। ये दिक्कत है 4 साढ़े 4 साल से, और ये ऐसा नहीं चलता है। लोकतंत्र में सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। आपने इतने सारे, शायद 1000 से ज्यादा आपने सवाल किए। हाँ। सवालों के जवाब आप दोगे नहीं ना, तो लोगों के सवाल ही नहीं हल होंगे। इसलिए मामला ये है कि जो बातें पूछी जा रही है उसके जवाब तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप देश के जनता के लिए जिम्मेदार हो। आपने कहा था कि हम 15 लाख जमा करेंगे, तो 15 तो उन्होंने बोल भी दिया कि जुमला था, तो इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, उन्होंने तो मान लिया कि हम झूठ बोलते हैं। हाँ, वो मान लिया उन्होंने। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने वाली की पार्टी है, बराबर है ना? आप ही बोल रहे हो। तो वही तो देश की जनता को हम कह रहे हैं कि अब ये झूठी जो पार्टी है उससे अब बच के रहना चाहिए। आने वाले समय में कांग्रेस के साथ जाना। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने क्या नया कर दिया? वही तो दिक्कत क्या है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी कांग्रेस के अलावा। आप जब सरकार में थे आपने कुछ ऐसा किया, अब बीजेपी सरकार में है वो भी ऐसा कर रही है। 5 राज्यों के नतीजों में 5 में से 5 राज्य हार गए मैडम। क्यों हार गए? एक आधा तो राज्य जीतना चाहिए ना। मोदी जी के जुमलों पर एक आधे राज्य ने तो वर्डिक्ट देना चाहिए ना। गुजरात में आप जितनी संवेदनशीलता से बात करते हो, गुजरात के नेता अगर उसकी आधी संवेदनशीलता से भी रास्तों पे जाते तो शायद आपकी सरकार होती। मैडम कई सारे जगह अब यहाँ पर वो सीनियर की पैनल, जैसे बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी है, ऐसे गुजरात में एक पैनल तैयार हो रही है। बीजेपी की? कांग्रेस की नहीं, ये तो बीजेपी की हो रही है ना। बीजेपी की तो है ही नेशनल में। उन्होंने वो ऐसे है ना कि सिर्फ उनका गाइडेंस लेने के लिए उनको रखा है। एक ऐसी पैनल उन्होंने बनाई है। गुजरात कांग्रेस में आप बना रहे हो। हमने भी पैनल बनाई मैडम। हाँ, जो पैनल अभी बनेगी ना, 2 दिन में डिक्लेयर होगी ना, उसमें सभी सीनियर्स है जो डिसीजंस ले रहे हैं और जो उन्होंने डिसीजंस ले रहे हैं। हाँ मैडम, बात यह है कि हम सीनियर्स को सिर्फ मार्गदर्शक मंडल में रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हम उनका मार्गदर्शन के अनुसार चलने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, और यही फर्क हम में और भारतीय जनता पार्टी में। हमने पार्लियामेंट की गरिमा की बात की, वो भी छोड़ दे। अगर गुजरात की बात करें तो राजनीति में या पूरे देश में राजनीति में भाषा की गरिमा क्यों नहीं है? प्रियंका गांधी आती है तो उनके ऊपर भी सवाल करते हैं, आपके नेता होते हैं तो वो निर्मला सीतारामन पर राहुल गांधी जैसे टिप्पणी करते हैं, अमित शाह के ऊपर कर्नाटक में से टिप्पणी होती है। हमारी बहुत क्लियर लाइन है, नेताओं का सम्मान होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जेटली जी बीच में बीमार थे, जेटली जी इलाज के लिए गए, सबसे पहले अगर किसी ने उनको शुभकामनाएं दी तो राहुल गांधी जी ने दी,
और हमारी लाइन बड़ी क्लियर। अमित शाह के लिए कर्नाटक के नेता बोलते हैं उनको उल्टी और दस्त हो जाए। हमारी लाइन बहुत क्लियर है। हर आदमी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम प्यार से जीतना चाह रहे हैं। हम चौकीदार चोर है बोलना प्रधानमंत्री के पद की जो रिस्पेक्ट गलत है उसके बारे में तो बात होगी ही ना मैडम। बात अगर चोर है तो चोर को चोरी बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को आप चोर मैडम, अपने देश के प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए ना बीजेपी कांग्रेस। प्रधानमंत्री चोरी करेगा ना तो चोर तो बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री डकैती डालेगा तो डकैत तो बोलना पड़ेगा ना मैडम। ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर आप देश मिल नहीं रहे, वही तो कह रहे हैं हम कि प्रूफ तो फ्रांस के राष्ट्रपति जब जांच फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रूफ दिए, बोलने के बाद वो भी रिलायंस वालों ने प्रूफ दिए, डसॉल्ट वालों ने प्रूफ दिए, तो देश के संसद के सामने क्यों नहीं प्रूफ रख रहे हो? गुजरात की बात करें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि गुजरात में आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हो और लक्ष्यांक क्या है जीतने का? हम अभी तो 26 सीटों की तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। मुझे पता है कि पिछली बार हम 0 सीट ही थी, एक भी सीट नहीं मिल पाए थे। कच्छ और नर्मदा से भरूच से लड़ने वाले हो आप? वो भरूच बीटीपी के लिए और कच्छ अपक्ष के लिए छोड़ दिया। अभी जो हमारी लाइन है, अभी गठबंधन की कोई चर्चा हुई नहीं है। गठबंधन की चर्चा जैसे होगी उसमें हम देखेंगे, लेकिन तैयारी तो अभी सभी सीटों की है। और लास्ट में एक पॉजिटिव आंसर चाहिए कि हम राजनीति में एक दूसरे के लिए बातें करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा भी बोलना चाहिए। आप जैसे इतने अच्छे सांसद रहे हो, आपने इतने सारे सवाल किए हैं लोकसभा में, बीजेपी के कौन से ऐसे नेता है कि जो रेगुलर आते हैं, लोगों के सवाल उठाते हैं, जिसको अच्छा नेता माना जाए? देखिए, नितिन गडकरी जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव सोच से जो नेता काम करता है, महाराष्ट्र से भी है और अक्रॉस द पार्टी काम करने की उनकी मानसिकता है। गडकरी जी कुछ महीनों से अच्छे लग रहे हैं या पहले से? गडकरी जी बहुत सालों से अच्छे लगते हैं। वाजपेयी जी कह के गए हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार नहीं मानूंगा, वाजपेयी जी रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत कांग्रेस का गाता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ। ये आप बोल रहे हैं। देखते हैं अब कौन सा गीत कांग्रेस गाती है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो आ હતા ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવે, એમની સાથે કરી આપણે ટુ ધી પોઈન્ટ મુલાકાત. ફરી મળીશું એક નવા જ વ્યક્તિત્વ સાથે. નમસ્કાર.